तो कैसे हैं आप लोग। आशा है सभी लोग अच्छे से होंगे, बेहतर होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज एक नए टॉपिक पर पढ़ेंगे। नया टॉपिक हमारा है पीरियाडिक मोशन क्या होता है। मोशन के बारे में आपको अच्छे से पता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड जब समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, यानी कि अभी यहाँ पर है, कुछ समय के बाद वहाँ पे वह समय 1 सेकेंड भी हो सकता है, मिली सेकेंड भी हो सकता है, कई साल भी हो सकते हैं। समय के सापेक्ष जब अपनी स्थिति का परिवर्तन कोई वस्तु करती है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु जो है वह गति अवस्था में है, मोशन स्टेट में है। मोशन भी कई तरह के होते हैं, उनमें से एक मोशन होता है पीरियाडिक मोशन। पीरियाडिक मोशन में पहला टर्म ही पीरियड है, तो इसका यह मतलब है कि निश्चित समय में वह अपनी गति कर रही है, निश्चित समय में वो अपने पथ को पूरा कर रही है, अपने पाथ को कवर कर रही है निश्चित समय में। तो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज डूइंग मोशन ऑन अ फिक्स्ड पाथ एंड रिपीटिंग इट्स मोशन अगेन एंड अगेन इन फिक्स्ड टाइम, सच मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन में क्लियरली कहा गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है एक निश्चित पथ पर गति करती हो और वो अपनी गति को बार बार निश्चित समय के अंतर पर दोहराए। यानी ठीक है, उसका फिक्स है कि एक निश्चित समय के बाद उस दूरी को फिर से वह कवर करेगी, फिर से उसी गति को दोहराएगी। जैसे सूरज के चारों ओर धरती जब घूमती है तो यहां से चली, चलते 365 दिन बीत गए, फिर यहां पर आई, और जैसे यहां पे आई फिर से हैप्पी न्यू ईयर शुरू हो गया, फिर से 31 दिसंबर। ठीक है, तो अपने इसी पथ पर बार बार वह चल रही है और एक निश्चित टाइम पर अपनी गति को फिर से दोहरा रही है। तो सूरज के चारों तरफ पृथ्वी की गति हो गई, पृथ्वी अपने एक्सिस पे जो रोटेट होती है, घूर्णन करती है, वह भी हो जाएगा। पृथ्वी के चारों तरफ जो चंद्रमा घूमता है, पृथ्वी के चारों तरफ जो सैटेलाइट घूमते हैं, ये सब के सब, सूरज के चारों तरफ जो सारे ग्रह घूमते हैं, सारे प्लेनेट घूमते हैं, सब के सब पीरियाडिक मोशन करते हैं। तो पीरियाडिक मोशन का मतलब होता है जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर अपनी गति करते हुए एक निश्चित समय के बाद बार बार अपनी गति को दोहराए, तो यह गति सरल आवर्त गति कहलाती है, यानी कि पीरियाडिक मोशन कहलाती है। एग्जाम्पल, पृथ्वी का सूरज के चारों ओर घूमना, चंद्रमा और उपग्रह की गति हो गई। अब इसके अलावा एक होता है ऑसिलेटरी मोशन या दोलन गति। दोलन गति का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मिड पॉइंट से, यानी कि मीन पोजीशन, जैसे अगर आपने यहां से एक धागे से कोई गोली लटका दिया जिसे हम बॉब बोलते हैं या लोलक बोलते हैं या पेंडुलम बोलते हैं, आप इसको ऐसे ले जाके यहां से छोड़ देंगे तो फिर ऐसे होते हुए इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, बार बार ऐसी गति करेगा। ये गति किधर है? अपने मिड पोजीशन से दोनों तरफ है, दाएं और बाएं, या इधर या उधर। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपने मिड पोजीशन के इधर उधर एक निश्चित समय अंतराल पे अपने मिड पोजीशन के इधर उधर एक निश्चित समय में निश्चित दूरी को बार बार रिपीट करे, बार बार दोहराए, तो ऐसी गति को हम बोलते हैं कि यह क्या है? यह ऑसिलेटरी मोशन या दोलन गति है। जब आवर्त गति करती हुई कोई वस्तु अपने मध्यमान यानी मीन पोजीशन के इधर उधर गति करे तो ऐसी गति को हम दोलन गति कहते हैं। अब अगला पॉइंट आता है अनुनाद। यहीं से क्वेश्चन आमतौर पे पूछा जाता है, रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस की अगर हम बात करते हैं तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबके पार्टिकल्स जो होते हैं कंपन करते हैं। यहां तक कि सॉलिड चीज भी होती है कोई, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल अब मूव नहीं कर सकते। जैसे लिक्विड होता है उसके मॉलिक्यूल या उसके पार्टिकल जो होते हैं मूव करते रहते हैं। हवाओं के पार्टिकल्स तो बहुत ज्यादा गति करते हैं, इसी वजह से उनका कोई साइज शेप ही नहीं हो पाता है। पानी या लिक्विड या तरल के जो मॉलिक्यूल होते हैं वह गति करते हैं, लेकिन जिस पात्र या बर्तन में रखे जाते हैं उसी आकार में आ जाते हैं। लेकिन सॉलिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो गति भी नहीं करते हैं, अपनी जगह होते हैं, बस वो कंपन करते हैं, बस वो वाइब्रेट होते रहते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से, एक निश्चित आवृत्ति से, फ्रीक्वेंसी से वो पार्टिकल्स वाइब्रेट होते रहते हैं। तो सभी चीजों के पार्टिकल्स अपनी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होते रहते हैं। तो यह इनका यह वाइब्रेशन जो होता है या इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो प्राकृतिक होती है, वो निश्चित होती है। लेकिन बाहर से कुछ और ऐसी फ्रीक्वेंसी की तरंग जब उनसे आके टकरा जाए, जितनी की जिस फ्रीक्वेंसी पर कोई ऑब्जेक्ट जिस फ्रीक्वेंसी पर पार्टिकल्स जो है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वो अपना ऑसिलेशन कर रहे हैं, दोलन कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, सेम उतने ही फ्रीक्वेंसी की अगर तरंग आकर उनके साथ टकरा जाती है तो दो तरंगे जो होती हैं जब समान फ्रीक्वेंसी की मिल जाती हैं, यानी कि एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिस पे पार्टिकल्स मूव अपने आप कर रहा है, प्राकृतिक अवस्था है, और दूसरा जो होता है आरोपित फ्रीक्वेंसी हो जाती है जो उसके ऊपर आके अप्लाइड हो जाती है, बाहर
से आके, बाहर किसी सोर्स से आके उसके ऊपर अप्लाई हो जाती है, दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाती है तो वह पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत हाई अल्टीट्यूड एम्पलीट्यूड पे जो होते हैं, हाई एम्पलीट्यूड पे वह फ्रीक्वेंसी करने लगेंगे। जैसे मैं यहां पे देखिए, यह एक पार्टिकल है, यह ब्लैक वाला जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है, ब्लैक वाली इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ब्लैक वाली, और हरी वाली एक इसके ऊपर बाहर से फ्रीक्वेंसी आके अप्लाई हो गई। अब ये दोनों जब फ्रीक्वेंसी मिल गई तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, यही रहेगी, लेकिन इनका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड जो है यहां से यहां तक, यानी आयाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी पर जब कोई बाहरी फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी की वेव आकर उससे टकराती है तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी मिलकर एक हाई एम्पलीट्यूड पर, एक बहुत ही ऊंचे, बहुत ही उच्च आयाम पर फिर ये कंपन करने लगती हैं। यही घटना जो होती है रेजोनेंस या अनुनाद कहलाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सभी कण या सभी वस्तुओं की अपनी एक प्राकृतिक अवस्था पे सभी दोलन करते हैं, कंपन करते हैं। यदि उस वस्तु पर कोई बाह्य आवृत्ति यानी बाहर से कोई आउटर, कोई एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी आरोपित हो जाए और आप आरोपित फ्रीक्वेंसी कण की प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, यानी कि जिस पे यह कंपन कर रहा था उतनी ही फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, दोनों नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो है दोनों बराबर हो जाए, तो फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी लेकिन एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आयाम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यही घटना रेजोनेंस कहलाएगी। और जब बहुत ज़्यादा आयाम हो जाएगा तो कंपन करते हुए वह ऑब्जेक्ट या वस्तु टूट जाएगी। जैसे बहुत ज़्यादा अगर साउंड वेव आ जाती है तो शीशे, कांच टूट जाते थे। तानसेन जब गाना गाते थे तो शीशे वगैरह, खिड़कियों के कांच के बॉटल वगैरह टूट जाते थे, क्योंकि कांच के पार्टिकल्स जो होते हैं वह कंपन करते हैं। कांच वैसे एक बहुत ही सुपर कूल्ड जो होता है ना, सुपर कूल्ड लिक्विड माना जाता है। कांच को हमेशा सुपर कूल्ड लिक्विड माना जाता है। यह मिश्रण होता है, यौगिक नहीं होता है, बहुत ही चिल्ड करके इसको बनाया जाता है। सुपर कूल्ड मिश्रण होता है कांच हमारा। ठीक है, सिलिका और सिलिकेट वगैरह से मिलकर बना होता है। चलिए हो गया ये। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कांच के मॉलिक्यूल कंपन करते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर से एक फ्रीक्वेंसी उसी फ्रीक्वेंसी की एक बाहरी फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो कांच के मॉलिक्यूल जो होते हैं सेम फ्रीक्वेंसी पर लेकिन हाई एम्पलीट्यूड पे कंपन करेंगे, वाइब्रेट होंगे और कांच टूट जाता है। पुल पर जब सेना पुल पार करती है तो कहा जाता है कि लेफ्ट राइट जो लोग मार्च करते हुए या परेड करते हुए सेना चलती है, मना कर दिया जाता है कि आप ऐसे नहीं चलेंगे, आप नॉर्मल लोगों की तरह चलेंगे। परेड करके चलेंगे तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है पुल की फ्रीक्वेंसी या पुल को बनाने वाले जितने मॉलिक्यूल हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और बाहर से लगाई गई फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए तो पुल जो है तेजी से हाई एम्पलीट्यूड पे कंपन करेगा, हो सकता है टूट जाए। इसके अलावा रेडियो की जब ट्यूनिंग की जाती है तो जो रेडियो सिग्नल आते हैं और हम अपने रेडियो को घुमा घुमा के उसकी जो क्या बोलते हैं उसके रेगुलेटर को घुमा के हम ट्यून करते हैं कि हमारा इस मेगाहर्ट्ज पे जो है हमारा रेडियो अच्छे से चलेगा। तो हम जब रेडियो घुमाते हैं तो रेडियो चलता है इलेक्ट्रिक करंट से, यानी इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको मैच कराया जाता है रेडियो से। जो रेडियो तरंगे आ रही हैं, जो रेडियो स्टेशन से सिग्नल आ रहा है, एफएम सेंटर से या विविध भारती से जो सिग्नल आ रहा है रेडियो वेव में, उस रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी को और रेडियो के अंदर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उनकी इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी को मैच कराया जाता है। इसे रेडियो ट्यूनिंग बोला जाता है। तो रेडियो भी इसी रेजोनेंस के सिद्धांत पे काम करता है। तो ये 3 एग्जाम्पल है। पुल पर सेना को क्यों नहीं कदम ताल करके पार करने से रोका जाता है, क्यों नहीं पार करने दिया जाता सेना को, ध्वनि से कांच का टूट जाना और रेडियो की ट्यूनिंग करना। तो यहां तक आप समझ चुके होंगे। रेजोनेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।